है, चूंकि उत्तर भारत के जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसान्वित थी कि उस हार के बाद जो है कि उसमें ठिकराबाजी होगी, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ेंगे और तरह तरह की चीज़ें होंगी। तो उनकी जो उन्होंने जो एक कल्पना की थी टीम इंडिया को लेके, तो उनको बड़ी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि टीम इंडिया पहले से काफ़ी सुगठित हुई, कुछ विचार, कुछ अलग अलग तरह के कुछ बयान जो है कि पहले आ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया की बैठक हुई और वहाँ पे लोग मजबूती के साथ डंके के चोट पे खड़े हुए रहे। तो वो जो मजबूती है, उस कारण से तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। आप सोच के देखिए कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आता है वहाँ पे, एक स्वतंत्र भारत में अब तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है, वैसे स्थिति में मायावती सरीखे नेताओं के पास क्या विकल्प बनता है? बहन मायावती जी के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मायावती जी पहले से ही यहाँ पे आने के लिए कहीं न कहीं सक्रिय थी, लेकिन अब तो इस गठबंधन में आना उनकी मजबूरी हो गई है राजीव जी, कि अब वो इस गठबंधन से बाहर जा ही नहीं सकती हैं, उनको आना पड़ेगा उनको। और मैं एक चीज़ कह दूँ कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में, जो अभी रविकांत जी भी कह रहे थे, उनका अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा महत्व है। 13% वोट शेयर अगर वो ला रही हैं, अब बहुत, चूंकि उनकी राजनीति में क्लियरिटी नहीं रही है। अगर हम लोग देखें पिछले 10 सालों में, वो कई बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखती हैं, कई बार वो कांग्रेस का विरोध करते हुए दिखती हैं। तो वो जो क्लियरिटी का अभाव था, इस कारण से उनका वोट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा गिरा है। उनके कई सारे, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के खतौली का चुनाव में देखा, वहाँ पर दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। और कई उपचुनाव में हम लोगों ने देखा कि जहाँ वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती थी, वो वोटर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गए। तो इन सब समस्याओं से सीधे सीधे स्थिति में, अगर वो, हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अभी अपने भतीजे को जो है उत्तराधिकारी भी बनाया है। तो अगर वो इस गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं, तो फिर यहाँ पे उनके लिए कोई उत्तर प्रदेश में सीट निकलना भी मुश्किल चीज़ हो जाएगा। और इस गठबंधन में वो शामिल होती हैं, जो कि आज उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान का फुल एंड फाइनल मीनिंग है, यही मीनिंग है उसका, कि वो इस गठबंधन में आ रही हैं और आने के लिए बाध्य हैं। और इस गठबंधन में जैसे वो आती हैं, तो आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि बिल्कुल 22 जनवरी के नारे से अभी तक वो बिल्कुल लगी हुई है उसी नारे में, उस नारे के बावजूद उनको बहुत कड़ी चुनौती मिलने वाली है। चूंकि जो गठबंधन बनेगा यहाँ पे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाकी और अन्य जो क्षेत्रीय दल, जो छोटे दल हैं, सब जब मिलेंगे इसमें, तो वैसे स्थिति में उसका कोई काट नहीं होगा। आप वोट प्रतिशत जोड़ लेंगे, हम लोगों को 2019 का आप देखिए, याद अगर हम लोग करें, सोचिए कि उस समय वो किस लहर पे वो चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उस समय भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। 15 सीटें लेके आए, 15 सीटें, 10 सीटें जो है कि बहुजन समाज पार्टी को और 5 समाजवादी पार्टी को, और वो भी 15 सीटें राजीव जी तब हुई जबकि बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ था। यानी समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर हुए लेकिन दूसरे के नहीं हुए। लेकिन अभी जो तमाम उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो जो उनके वोटर्स हैं, अब वो स्थितियां नहीं है 2019 वाली। वोटर्स तो उपचुनाव में खुद ही समाजवादी पार्टी की तरफ, विपक्षी गठबंधन की तरफ खुद ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के समय में वोट ट्रांसफर की भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये एक कारण, अगर मायावती जी का जो कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी की निंदा उड़ाने के लिए तैयार है। वो अभी तो नहीं आएंगी, वो जब भी आएंगी, अगर 2019 में भी आपको याद होगा, तो वो उनका गठबंधन जो है वो आखिरी समय में आया, बिल्कुल आखिरी समय में आया था, आचार संहिता लगने के आचार संहिता। हाँ, वो इस बार भी वही होगा। इस बार भी अगर वो आएंगी गठबंधन में, तो वो बिल्कुल आखिरी समय में आएंगी। लेकिन हाँ, वो आखिरी समय में जब प्रवेश करेंगी तो पूरी स्थितियां बदल जाएंगी। और देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो चीजें चल रही होंगी। ऐसा तो था नहीं कि पिछले बार जो है कि वो अचानक से जो है गठबंधन हो गया। तो ऑफ द रिकॉर्ड पर्दे के पीछे सारी तैयारियां चल रही थी। और रविकांत जी जो चीज कह रहे हैं, वही सूचनाएं मेरे पास भी हैं कि वो पहले से ही आने के लिए थी तैयार इस गठबंधन में, लेकिन कई शर्तों के साथ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम आने के बाद अब ऐसी स्थिति में वो है नहीं, अब उनके पास तो दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। तो अपने पार्टी का अगर उन्हें अस्तित्व बनाए रखना है, तो फिर इसी रास्ते में आना पड़ेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत के खुमार में तमाम तरह की चीजों के आधार पर 143 सांसदों को निलंबित कर दिया। और 143 सांसदों को 146 हो गए। वही तो आप सोचे, आज सोचे 3 और जोड़ दिए उन्होंने। 146 सांसद, 161, कल 2, आज भी 3। हालांकि गनीमत है कि 2-3 ही कर रहे हैं, उनके पास अभी भी जो है कि संख्याएं कुछ थी लोकसभा में, तो कल ही 41 और बचे हुए थे लोग। तो अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे स्थिति में आप तो विपक्ष को खुद ही एकजुट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए कि आप दावा कर रहे हैं कि 150 वर्षों की पुरानी कानून को जो है कि हम बदल रहे हैं। आप सीआरपीसी, आईपीसी, ये तमाम जो है कि जो हमारे न्याय व्यवस्था के मुख्य तंत्र हैं उसको बदल रहे हैं, और वो भी विपक्ष की अनुपस्थिति में। इतने डरे हुए और इतने कमजोर ढंग से आप ये काम कर रहे हैं। जनता तो ये सवाल पूछ रही होगी ना कि नया संसद भवन, जहां पे अपने तथाकथित न्याय तंत्र का संगोल स्थापित किया था,
हालांकि हम लोगों ने तो उस न्यायतंत्र को उसी उनका सेंगोल को उसी में खारिज कर दिया था राजीव जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम उस सेंगोल की लाज रख रहे थे। अब मैं तो सोच रहा हूँ सेंगोल सर्वा रहा होगा कि हमें न्यायतंत्र क्यों कहा गया है, न्याय दंड क्यों कहा गया है, हमारा नाम तो अन्याय दंड रख दिया जाना चाहिए। उस सदन के भीतर है, और नया सदन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो एक तरह से तानाशाही का प्रतीक बन गया है। बताइए 146 सांसद अगर निलंबित हैं, दूसरी तरफ एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, ये दोनों मुद्दे कभी बराबर हो सकते हैं? ये हर कोई सवाल ये जान रहा है। आप उपराष्ट्रपति महोदय कैसे तो आप कहते हैं कि हम 4 जातियों को जान रहे हैं, अब तो उपराष्ट्रपति भी आके अपनी जाति बता रहे हैं, आप संवैधानिक पदधारी आप जाति बता रहे हैं। आप तो उस कैटेगरी के जाति में नहीं बताया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई थी उस जाति से। और जब आप किसान समूह में अपने आप की गिनती करा रहे हैं, तो फिर जिसमें दिल्ली के सीमाओं पे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो रहे थे, उस समय आपकी चुप्पी क्यों थी? ये सवाल भी तमाम लोग पूछ रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति धनखड़ तो देखिए, हम लोग अगर शुरुआत से मैं कहूं राजीव जी, तो वो तो चाहे वो जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल में तब भी विवादों के घेरे में थे। अभी जब वो उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने देखिए न्यायपालिका को लेकर तमाम टिप्पणियां, संविधान के आधारभूत ढांचा के सिद्धांत को, उसको लेके उन्होंने क्या बयान नहीं दिए। तो उन्होंने किसी संस्थान का, किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, और अब एक मिमिक्री से वो आहत हुए चले जा रहे हैं। तो ये सब चीजों से मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बैकडोर है। राहुल लाल जी वो मिमिक्री से आहत नहीं हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाने वाले से वो आहत हुए हैं। अब ये कैसे देखा? नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि टीम इंडिया का गठन अगर हुआ है तो वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में एक तरह से मैं कहूं कि देश के वातावरण को बदल दिया, और यहाँ पे लोकतंत्र जो कि तानाशाही के अंतर्गत बिल्कुल दबता हुआ सा दिख रहा था, वो उसमें एक एनर्जी भर दी। तो वो एनर्जी के कारण ही हम लोग देख रहे हैं कि टीम इंडिया का गठन होता है। और उसके देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से गैर राजनीतिक यात्रा थी, हम लोगों को ये भी ध्यान है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके जो प्रतिफल है वो भारतीय राजनीति में अभी नहीं, बहुत लंबे समय तक, लंबे दौर तक उसके प्रतिफल हम लोगों को दिखेंगे। और उसी में हम लोगों ने देखा कर्नाटक का परिणाम भी नजर आता है, हिमाचल प्रदेश के परिणाम भी नजर आते हैं, और अभी तेलंगाना का भी परिणाम आता है। और उत्तर भारत के राज्यों में अगर कांग्रेस के 40% न्यूनतम शेयर आए हैं, अभी भी वोट शेयर बना हुआ है, मैं उसे कम नहीं मानता हूं। और इसके पीछे भी भारत जोड़ो यात्रा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे स्थिति में अगर भारत जोड़ो 2 जो होने की पूरी संभावना है, हाइब्रिड मॉडल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव जी कि वो अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करेंगे। देश भर में चुनाव होना है, नेताओं को ऐसे भी जाना होता है, तो अगर इस माध्यम का प्रयोग करते हुए जाते हैं तो ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये गैर राजनीतिक यात्रा नहीं होगा, यह सीधे सीधे राजनीतिक यात्रा होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, और जो इसमें देश की सबसे गंभीर समस्या है इस समय, चाहे हमारी सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति हो, चाहे फिर देश भर की आर्थिक स्थितियों का पूरा मामला हो, कि लोग 10,000 का कर्ज लेने के लिए भी जो है कि वो डिफॉल्टर बन रहे हैं। आरबीआई व्यवस्था कर रही है कि आप 10,000 का कर्ज भी ना ले सकें। अगर ये स्थिति आ जाए कि छोटे छोटे लोन लेने में भी लोगों को दिक्कतें आ जाए, तो सोच के देखिए कि स्थिति किस जगह पे, किस भयावह दौर में हम लोग खड़े हैं। और उसके तरफ राहुल गांधी लगातार इशारा करते हैं, वो देश के राजनीति को बदलने वाला है। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए राजीव जी कि जो आज के समय में, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कौन दे रहा है, ममता बनर्जी दे रही हैं। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी लंबे समय तक कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की बात कर रही थी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम होते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो इस टीम इंडिया में शामिल होती हैं। आज स्थिति यह है कि वो टीम इंडिया में शामिल ही नहीं हो रही हैं, जहां पे पश्चिम बंगाल में हर तरफ भारतीय, एक तरह से उनके प्रधानमंत्री बनने के पोस्टर बैनर लगे हुए थे जो पूरे पश्चिम बंगाल में वो देखे जा रहे थे। वो ममता बनर्जी खुल के कहती कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैं मानता हूं इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जो आज के समय वातावरण बना है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो ओबीसी बने हैं, वो भी ओबीसी अपने कलम से बने हैं, वो बाय बर्थ ओबीसी नहीं है। तो एक बने हुए ओबीसी, चलिए एक ओबीसी प्रधानमंत्री जो बाद में ओबीसी बने, और एक तरफ एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जो टक्कर की स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी की इसने नींदें उड़ा दी हैं। जो अभी के संदर्भ में ये चर्चा चल रही है, आप सोच के देखिए कि दलितों के साथ कौन जुड़ा हुआ है। एक तो दलित मतदाता तो पूरे देश भर में है ही, जो आप प्रतीकात्मक राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को बनाया, राष्ट्रपति बनाया, लेकिन क्या उन्हें कभी कोई शक्तियां देने का प्रयास किया? अभी भी उन्होंने एक महिला को जो कि बनाया हुआ है, जो कि एसटी का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन वही जो नया संसद भवन जो आज तानाशाही का प्रतीक बना हुआ है, बगल में राष्ट्रपति भवन, राजीव जी सोच के देखिए, और उसमें निमंत्रण नहीं दिया जाता है उन्हें, इसलिए कि वो महामहिम है। राष्ट्रपति जी को बुला लिया गया अगर वहां पे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कैमरे के स्क्रीन पे नंबर 1 कैसे दिखेंगे? आपने लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ दिया। तो क्या लोगों ने देखा नहीं कि आदिवासी समूहों के साथ इनका कैसा व्यवहार रहा? दूसरी तरफ जिस तरह से
आरएसएस जो है कि जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, तो ओबीसी के प्रति इनका क्या रवैया है वो भी लगातार नजर आ रहा है। आप आरक्षण का समर्थन करें और जातिगत जनगणना का विरोध कर दें, ये दो तरफा चीजें कैसे चल सकती हैं? आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते, दूसरी तरफ आप कहीं ब्राह्मण आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और हर तरफ आपने चुन चुन के जो है कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया है, और वहां पे आप ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और यहाँ पे रियल में प्रधानमंत्री पद के लिए देश में पहली बार एक नाम आगे सामने चल चुका है। ऐसे स्थिति में जो आंधी तूफान की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी अपने ही, मैं कह रहा हूं कि अपने ही बुने हुए जाल में फंसती चली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण भी आज इस समय टीम इंडिया की एक मजबूती की स्थिति बनी हुई है। तो टीम इंडिया के कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर अकेले नहीं आते। 146 सांसदों का निलंबन, ये कोई मामूली सी बात है? हम लोग किस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? क्या यही है हमारा अमृतकाल? अगर ऐसा अमृतकाल है तो ऐसा अमृतकाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुबारकबाद हो। हमें लोकतंत्र का ऐसा अमृतकाल तो नहीं चाहिए। हमें तो लोकतंत्र, वो लोकतंत्र चाहिए जहां संसद में विपक्ष भी डंके की चोट पे अपनी बात रख सकता था। और डे वन से मुझे तो याद है कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब भी विपक्ष बहुत जोरदार ढंग से कह रहा था कि वहां सुरक्षा के मामले पे चूक की कहानी है, उसमें सुरक्षा की गंभीर चूक की स्थितियां दिखेंगी। और विपक्ष ने जो बात कही राजीव जी, वो बात हम लोगों ने किसी और डेट के दिन होते हुए भी देखा तो मान लेते। 13 दिसंबर 2001, जिसको आप उस दिन श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोगों को, और उसी दिन सुरक्षा चूक की घटना को अगर विपक्ष उठाता है, तो सुरक्षा चूक का मामला क्या इतना सामान्य मामला है कि आप सबों को उठा के बाहर फेंक देंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के ऊपर भी यह सबसे बड़ा जो है कि सवाल उठाता है राजीव जी। और विपक्ष ने यह सवाल तो उठा ही दिया है कि संसदीय लोकतंत्र क्या है, आपका राष्ट्रवाद क्या है, आपका जो है कि सामाजिक न्याय क्या है। उन सब के ऊपर जो है कि वो चीजें सामने में आ चुकी हैं। और जो सवाल है, देखिए ईवीएम के मामले को लेके जो आप बार बार आप कह रहे हैं, देखिए ईवीएम को लेके टीम इंडिया में बैठक जरूर हुई है, लेकिन साथ ही साथ ईवीएम और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये जिम्मेवारी देश के 140 करोड़ मतदाताओं की है। जिस दिन चुनाव के दिन हम लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे थे राजीव जी, अलग अलग बूथों पे भारी संख्या में ऐसे लोग मिल रहे थे जो मतदान देने के लिए आए थे और उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। तो इसलिए अभी से जो आपने लाइन बोली है कि अभी से लोगों को सजग होने की जरूरत है कि उनके वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, उनके आसपास के लोगों के नाम है या नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाता समूह ने अगर लगता है कि उनका रुझान विरोधी समूह में हो सकता है, तो वैसे लोगों का वोटर लिस्ट से वो नाम भी हटाती है। तो ये लड़ाई तो जनता अपने स्तर पर जरूर लड़ सकती है, अपने जागरूकता के कारण लड़ सकती है। तो लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर ये लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो इस यज्ञ में हम सबों को भाग लेना पड़ेगा। बाकी टीम इंडिया की मजबूती के कारण भाजपा की नींद तो उड़ ही रही है। और मैं अगर ये चीज कह दूं कि इस भीषण ठंड के स्थिति में भी उनके पसीने छूट रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि जब वो मिमिक्री के मामला ला के रखते हैं, तो मुझे अभी भी याद है 2013 में जब प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री थे उसमें गुजरात के, उस समय तमाम भाषणों में वो मिमिक्री करते थे मनमोहन सिंह का। किसने ये बयान दिया था कि वो जो है कि नहाते हैं रेनकोट पहनकर जो है कि प्रधानमंत्री नहा रहे हैं? मतलब ये क्या कोई मर्यादा वाला बयान था? अमर्यादित आचरण आप लोगों के, मिमिक्री करने के एक्सपर्ट आप बने हुए हैं, तो फिर दूसरे जगह पे दूसरे लोगों को क्या आप आलोचना कर सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल एक सतही मामला। इन लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर ये लगता है कि सामान्य जनता अपना लॉजिक भूल चुकी है, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। सत्ता में आप जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन कम से कम सामान्य जनता को इतना भी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारतीय मतदाता ने हर हमेशा जो है कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहे, और वो इस समय भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है। जी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इधर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब से होगी, इसकी अभी कोई आधिकारिक